कैसा हुआ टेस्ट? दिन आए थे कल? तुम तो नहीं आए हो। सैटरडे को कहाँ गए थे? टेस्ट दिया सबने? कैसा हुआ? क्यों? पेपर है? अच्छा, वो नहीं ले रखी। बाकी फिजिक्स वाला तो हो गया ना सारा? फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन? अच्छा, आंसर पता चल गई हो? पेपर है? वैसे 70 क्वेश्चन डिस्कस क्या ही होंगे, बट मैं देख लेता हूँ एक बार सरसरी निगाहों से कि तुम्हारा कौन कौन सा गलत हो सकता है। हाँ होते हैं, इजी तो सबसे पहले गलत होते हैं। 281 आउट ऑफ 40, 400 सॉरी। मीनाक्षी नाइस। ऑनलाइन वालों को नंबर पता चल गए होंगे ना? उनके हाथों हाथ आ जाता है रिजल्ट शाम तक या दूसरे दिन तक तो आ ही जाता है। बता दीजिए ऑनलाइन वाले नंबर तो बताओ, फिर इनको भी मैं डांटूं। अरे यार नाइस क्वेश्चन यार, किसने बनाया पेपर? नाइस। मैं नहीं, मैं तो यार गजब बनाता हूँ पेपर। दो तो ये क्रम क्रम देखो, ये तो हो गया, सोडियम कैल्शियम हो गया। लास्ट वाले चारों क्वेश्चन तो मैंने क्लास में डिस्कस किए कल ही, मतलब सैटरडे को। नहीं किया? क्रम स्ट्रक्चर, सोडियम फॉर डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स एंड फ्लोकुलेशन फॉर कैल्शियम। देखो लास्ट लाइन लिखवा रखी है मैंने। ओके। कौन सा वाला? रांची? हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस था ना, तो इससे आपको प्रिपेयर होना है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा हो जाएगा, कुछ बाहर से भी आ सकता है। तो ये आपका जनरल एग्रीकल्चर टेस्ट करने का है। अब यहाँ इंस्टीट्यूट अपन नहीं पढ़ाएंगे, इन इंस्टीट्यूट आपको पढ़ने, और ये नया इंस्टीट्यूट था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने दे दिया। गलत किया क्या मैंने? कुछ नहीं गलत किया तो बताओ। नाइस 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 नाइस। अच्छा 42 का क्या क्या? 42, 12, 43, ऑल ऑफ दो। इग्नियस भी है, फ्लोटिंग भी है और पोरस भी है, ऑल ऑफ द। अच्छा 30 का? 30 जिप्सम सोडिक सोइल। 31 रेगूर ब्लैक सोइल, रेगूर भाल ये सब, करेल, ये तीनों ब्लैक सोइल के नाम है, लिख लीजिएगा। रेगूर महाराष्ट्र में बोलते हैं, भाल गुजरात में बोलते हैं इसको, एंड यूपी में बोलते हैं करेल। ये तीनों ही ब्लैक सोइल के नेम है। नोट कर लीजिएगा। बाकी तो कोई ज्यादा खास क्वेश्चन। 33 पीएच ऑफ ब्लैक कॉटन सोइल। नाइस क्वेश्चन यार। यस मैंने 3 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, ब्लैक सोइल कभी भी एसिडिक नहीं हो सकती, ब्लैक सोइल कभी भी एसिडिक नहीं हो सकती। ये मैंने क्वेश्चन देने से टाइम में नहीं सोचा था कि मैंने ये बता रखा है क्लास में, लेकिन मैंने 3 बार, क्योंकि वीडियो देखा मैंने वापस मेरा, तो मैंने 3 बार बोला मैं कि ब्लैक सोइल कभी भी एसिडिक नहीं हो सकती। आप तीनों देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, 5.5, 6.5 एंड 4.5, ये तीनों ही एसिडिक कंडीशन का पीएच है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7.5 से 9.5। और कोई क्वेश्चन? 35 का क्या क्या भाई? 35 का हाइड्रोलाइसिस, फॉर रनर ऑफ क्लेस फॉर्मेशन, ये मैंने लिखवा रखा है, स्पेशल पॉइंट लिखवा रखा है। नोट्स तुमने कॉपी कर लिए? तुमने ऑनलाइन क्लास भी ले ली? तब तो एक एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन को, सेकेंडरी वाला छोड़ के। ठीक है ओके। 290, 166, बिकॉज 7-8 दिन ही हुए। आप पुरानी क्लास ले लीजिए, रोहित ना 236 अच्छे से कीजिए, और भी पारुल बेटे बहुत बढ़िया। बाकी सबके अच्छे हैं।
290 नंबर बहुत है, आप यदि आ रहे हैं तो इस वाले टेस्ट के अंदर। और उसमें भी सोइल का मैं आज देखूंगा जब आपका रिजल्ट आएगा ना, शुरू के 70 क्वेश्चन में से कितने राइट है तुम सातों के और ऑनलाइन वालों के, ये मैं अलग से एनालिसिस करूंगा, ठीक है। ओके, तो नंबर थोड़े अच्छे आए ऑनलाइन वालों के, तुम्हारे भी मैं इंतजार करूंगा। रवि कुमार 279, नाइस। कौन सा वाला, तो क्या नाम है? तो क्ले हो गया। अरे ये सब बातें सोचने से पहले वो बात भी सोचनी चाहिए थी ना। मैंने लिखवाया था क्ले सोइल वो सोइल होती है जिसमें मोर देन 35% क्ले हो। तो मोर देन 35 मतलब 60% नहीं हो गया क्ले, तो मोर देन 35 है ना क्ले सोइल। क्या है क्वेश्चन? हम बताइए। यस, फाइलोसिलिकेट्स। बायोटाइट एक माइका है और माइका फाइलोसिलिकेट्स में आते हैं। ओके, आई विश आपका अच्छा हुआ होगा पेपर। और भी कोई क्वेश्चन रहे आप किसी भी दिन इस पेपर को उठा के लाइए, जब भी आपको मन हो कि ये सर से आज परेशान करना है सर को, आप कोई सा भी क्वेश्चन लाइए, आप विद एग्जांपल आपको बताएंगे कि बता रखा है क्लास में। और मेरे टेस्ट के अंदर या मेरा पोर्शन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में मिलेंगे, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और क्यों रहना है? क्योंकि जो पेपर आएगा ना फाइनल, उसमें भी मेरे सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आउट ऑफ 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो आई विश कि मैं आउट ऑफ में कुछ कुछ देता रहूं ताकि आपको आदत पड़ जाए, और तब मुझे ब्लेम नहीं करो सर आपने पढ़ा है उससे 2 क्वेश्चन बाहर आ गए। आ सकते हैं बात। क्या है? फॉर, हाँ, IEEE के अकॉर्डिंग कितने क्लासेज है? फॉर कौन कौन से? हाँ, सेल्ट एंड क्ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिली मिस्टेक मत कीजिए। आप टेस्ट इसलिए देना चाहिए आपको ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन सी मिस्टेक कर सकते हो। हैं? हाँ, अरे ऑल में 2 ऑप्शन तो थे ही नहीं, एक ऑप्शन तो था ही नहीं, कोई मेथड ही नाम नहीं था। एग्रीगेट वाला मेथड ही नाम नहीं है कोई, ठीक है। इंटरनेशनल प्रीपेड मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, आज आप हेडिंग लगाइए। अच्छा, हेडिंग तो क्या अपना चल रहा था कुछ काम, कलर चल रहा था। कलर में अपने कहां तक पढ़ लिए? यू, वैल्यू एंड क्रोमा। फर्स्ट नंबर वापस यू लिखिए, यू, या फिर आपका तो लिख ही रखा होगा यू। हाँ, तो आप उसी में समझ लीजिए यू होता क्या है। यू होता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रम। डोमिनेंट स्पेक्ट्रम का मीन है कि विच लाइट ऑफ, जो लाइट आ रही है तो विच लाइट जो है ना, मतलब कौन सी लाइट, जैसे कि बहुत सारी लाइट होती है उसमें 5-6-7 रंग की, तो कौन सी लाइट डोमिनेंट है। डोमिनेंट लाइट के बारे में, डोमिनेंट कलर के बारे में कौन बताता है? यू बताता है। एक्चुअली यू बहुत सारे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5 डोमिनेंट यू है। कितने? 5 डोमिनेंट यू है। कौन कौन से हैं? तो येलो है आपका, रेड है, येलो रेड मिक्स करने से ऑरेंज बनता है। एक आपका ब्लू है, एक आपका पर्पल है, वॉयलेट बोलते हैं बैंगनी, और एक आपका जो है यू, वो आपका है ब्राउन। ये 5 जो है ये यू है। पूरे वर्ल्ड के जितने कलर हैं इन 5 यू से ही बने। कितने यू से? ये यू आपस में मिक्स होंगे और तीसरा कलर बन जाएगा, चौथा कलर बन जाएगा। लेकिन सोइल का इतना वेरिएशन है नहीं। सोइल में आप देखेंगे तो 2 यू ही काम आते हैं, येलो एंड रेड। इस येलो और रेड से ही टोटल सोइल अपनी बनी हुई है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जितने यू अवेलेबल है उनमें से सोइल के लिए कितने यू यूज होते हैं, तो 7 यूज। कितने यूज है? 7। आपको ये समझ में आएगा नहीं एक्चुअली कि 7 यूज है क्या, ऐसा किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि जब किसी भी यू की बात करें तो यू का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से लगाकर 10 तक। यू का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? एक कलर का जैसे मान लो आर है तो 0R2 लगा से लेकर 10R तक होता है। अगली बात समझ में, जैसे कि R फॉर रेड है, जैसे येलो कलर है तो 0 येलो से लगाकर 10 येलो तक कलर होता है। या फिर मान लीजिए मिक्स में है, जैसे YR, येलो रेड मिक्स हो गए तो 0 YR से लगाकर 10 YR तक आपका क्या होता है? कलर होता है। कलर कहां से कहां तक है? 0 से
10 तक। यू का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है। और ऐसे व्यू यू सोइल के लिए कितने यूज होते हैं, तो याद रखिएगा सोइल कलर में 7 यूज है ओनली। कितने हैं, 7। ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हैं, 7 है ओनली। बाकी ज्यादा सोइल कलर के लिए यूज नहीं होते। और वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है। अच्छा, यू कैसे डिनोट करते हैं, तो यू डिनोट करते हैं जैसे कि 5YR, ये टोटल यू बताता है। क्या बताता है, ये 5 तो यू नंबर बताता है और YR कलर बताता है, डोमिनेंट कलर। इसमें Y और R मतलब येलो एंड रेड मिक्स में, और 5 नंबर पे है मतलब ये ऑरेंज कलर है। कैसा कलर है, ये आपको पूछेंगे नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि यू की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है वेरिएबल, 0 से 10। तो लिखिए रेंज ऑफ यू। आंसर की आपको मिल जाएगी, मतलब ऑनलाइन मिल जाएगी आपको आंसर की। आप एक बार ऐप पे मैसेज कर देना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ऐसी ये 2 लाइन आप याद रख लेना, बाकी आप इसमें कुछ भी मत करना, ना इतना दिमाग लगाना है अपने। 3 बातें यू के बारे में याद रखनी है। यू डोमिनेंट स्पेक्ट्रम बताता है, यू की वैल्यू 0 से 10 तक होती है, और सोइल डिटर्मिनेशन के लिए 7 यूज होते हैं। 7 कितने, 7 अलग अलग पॉसिबल बहुत सारे हैं। और ये जो 7 है ना, ऑलमोस्ट कितने पॉसिबल है, लगभग 35 है यूज। कितने हैं, और उनके सिर्फ 7 यूज ही अपने किस में यूज करते हैं अपन, सोइल के कलर डिटर्मिनेशन के लिए। इतना याद रख लोगे, ओके। अच्छा, यू बताता क्या है, वो लिखवा रखा है अपन ने, क्या बताता है, डोमिनेंट लाइट स्पेक्ट्रम या डोमिनेंट कलर। ओके। सेकेंड नंबर है वैल्यू। वैल्यू क्या बताता है, darkness or lightness of any color denoted by value, the range of value between 0 to 10। 0 मीन है कंप्लीट डार्क, एकदम डार्क कलर है तो 0। और कंप्लीट लाइट, एकदम व्हाइट कलर है कंप्लीट, तो क्या है आपका, मतलब एकदम लाइट कलर है तो क्या है, 10 नंबर है। और कंप्लीट डार्क को किससे डिनोट करते हैं, 0 से। 0 से 10 की तरफ जाएंगे तो लाइटनेस बढ़ती जाएगी, उस कलर की लाइटनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। प्योर कलर 0 पे है, डार्केस्ट, और लाइटेस्ट कलर कहां पे है, 10 पर। और यू बताता क्या है, सॉरी वैल्यू बताता क्या है, डार्कनेस ऑफ लाइट, डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ एनी कलर। कहां से कहां तक रेंज करता है, 0 से 10। 0 क्या है, डार्क मतलब ब्लैक कलर, और व्हाइट कलर 10 नंबर पे। एब्सोल्यूट ब्लैक 0 पे, और एब्सोल्यूट व्हाइट कहां पे है, 10 पे। ओके। एंड थर्ड वन इज क्रोमा। थर्ड वन क्या है, और क्रोमा कहां से कहां तक रेंज करता है, 0 to 8। 0 to 8 ये क्या बताता है, प्योरिटी। 0 मीन है एकदम प्योर कलर, और 8 मीन है इम्प्योर, टोटली मिक्स्ड। ठीक है, एकदम प्योर कलर है उसका क्रोमा कितना होगा, और एकदम इम्प्योर कलर है तो क्रोमा कितना होगा, 8 होगा। लिख लीजिए। अब देखो आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या पूछ सकते हैं वो मैं बताता हूं। लिख दिया ही, क्वेश्चन क्या आएगा,
ये क्वेश्चन आएगा। इन ए सोइल कलर नोटेशन 10 yr 5/6, in this notation you identify what is the value of soil, सोइल की वैल्यू क्या है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपके क्या क्या आएंगे, ए बी सी एंड डी, 10 yr 5 और 6। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है और ये दिमाग में ही बिठा देनी है कि जो फर्स्ट ये है, एक कोई नंबर होगा उसके साथ कुछ लेटर होंगे, ये आपका डिनोट करता है यू। क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, इसका जो ये 5 है ये आपका वैल्यू बता रहा है, और इसका जो 6 है वो आपका क्रोमा बता रहा है। क्या बता रहा है, तो ये तो क्या है 10 वाई आर यू 5 6, तो वैल्यू कितनी हो गई। बस आपको बस यही ध्यान रखना है, शुरू वाले दो जो लेटर है वो आपका यू बताता है, 5 के अपॉन के ऊपर वाला जो है वो तो बताता है वैल्यू, और नीचे वाला क्रोमा। ये नोटेशन है कलर का, ऐसे कलर को नोट किया जाता है, ऐसे कलर को इंडिकेट किया जाता है। कोई भी सोयल कलर का ऐसा नोटेशन आता है और उसमें आपको बताना है कि कलर कौन सा। बस हार्डेस्ट क्वेश्चन ये बन सकता है पीजी में, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा कलर से। अच्छा, इससे क्या पता चला कि कलर लाइट है सोइल का या डार्क है, मीडियम, 0 से 10 तक है और 5 है, मतलब मीडियम है, ना डार्क है ना लाइट। समझ गए, पक्का। कोई सा भी क्वेश्चन तो बता दोगे, बता राजा अजदेवन। इसका क्रोमा बता, और वैल्यू 6 और यू 5। बस हो गया, सबका क्लियर है, पक्का। कैसा हुआ टेस्ट, ठीक ठाक, लिख लीजिए। ओके, अच्छा आप लिखिए कलर ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का। अरे बेटा ये जो फर्स्ट के ये लेटर है 10 वाई आर 5 आर 5 वाई, ये कुछ भी आएगा ये आपका यू बताता है, अपॉन के ऊपर वाला वैल्यू बताता है, अपॉन के नीचे वाला क्रोमा बताता है। कि याद रखना है आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका कोई कलर नोटेशन दे रखा है, तो ये तो आपका है यू, ये है 6 वैल्यू और 4 क्रोमा। जैसे ये दे रखा है 6 वाई आर 1/2, तो 6 वाई आर क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। जैसे दे रखा है 5 वाई 1/5, तो 5 वाई क्या है, 1 क्या है और 5 क्या है, क्रोमा। बस इतना ध्यान रखना। हाँ, हर वीकेंड अब टेस्ट होगा। अब आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक टेस्ट है। एक बार शुरू होना मुश्किल होता है, फिर यहाँ बंद नहीं होता कुछ भी, समझ रहे हो। तो अब आपका टेस्ट जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। अब जब तक हमें क्वेश्चन बनाने और तुम्हें देने, ठीक है। जब क्लासेस सारी लगने लग जाएगी फिर आपके मेजर टेस्ट होंगे, फिर आपके सिर्फ मेरे सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन 10 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, 70 क्वेश्चन इजी आते हैं, फिर मैं सब कुछ दे देता हूँ, ठीक है बच्चे ये कर लेते, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। कलर ऑफ डिफरेंट सोइल, अब डिफरेंट डिफरेंट कलर की अपन को सोइल मिलती है। लाइक सबसे पहले अपन बात करें तो आपने व्हाइट कलर की सोइल देखी होगी। अच्छा, व्हाइट कलर की नहीं देखी होगी लेकिन व्हाइट कलरेशन जरूर देखा होगा, उसके ऊपर एपियरेंस आपने व्हाइट देखा होगा, लाइक सॉल्टी सोइल, सैलाइन सोइल। तो व्हाइट कलर जो होता है सोइल का वो होता है सॉल्ट की प्रेजेंस से, प्रेजेंस ऑफ
सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट है उसकी प्रेजेंस से सॉइल कैसी होती है, व्हाइट होती है। जैसे सैलाइन सॉइल, कौन सी सॉइल, सैलाइन। आपने ब्राउन कलर की सॉइल देखी होगी, ब्राउन सैंडी सॉइल होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वार्ट्ज या सिलिका ये डोमिनेंट होते हैं, और ये आपकी सैंडी सॉइल। कौन सी सॉइल, सैंडी सॉइल। आपने रेड कलर की सॉइल देखी होगी, रेड कलर की, जिसको बोलते हैं रेड सॉइल, और लेटेराइट सॉइल, ये रेड कलर की होती है। और ये किसकी वजह से होती है रेड कलर की, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। कौन से, हेमेटाइट। तो इसकी वजह से कौन सी सॉइल होगी, रेड कलर। आपने येलो कलर की सॉइल देखी होगी, कैसे कलर की, येलो। नहीं देखी तो सुनी तो जरूर होगी। कौन सी सॉइल होती है येलो कलर की, येलो सॉइल, पीली मृदा है। और येलो सॉइल का येलो कलर किसकी वजह से होता है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन। एग्जांपल, लिमोनाइट। फॉर्मूला होता है FeOOH। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fe2O3.H2O। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आयरन जो रेड सॉइल होता है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो हेमेटाइट हो गया। और लिमोनाइट की वजह से कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा। अच्छा, ब्लू कलर की सॉइल देखिए, देखिए कहाँ देखिए, सोनी हुई है। किसकी वजह से होता है ब्लू कलर, जो पुअरली ड्रेन्ड सॉइल होती है ना, जिनमें अपन अच्छे से पानी का ड्रेनेज नहीं कर पाते, वो सॉइल हो जाती है ब्लूइश कलर की। तो क्वेश्चन आएगा पुअरली ड्रेन्ड सॉइल का कलर कैसा होता है, तो होता है ब्लूइश कलर, ब्लूइश ग्रे। ये लिख लीजिए फिर लिखवाते हैं। लिख दिया। अच्छा, पहले सोइल का नाम यहाँ लिखा था, फिर वहां लिखना शुरू कर दिया, कन्फ्यूज नहीं हुए। ये सोइल का नाम है और वो रीजन है उस कलर का, और वो कलर है, वो कलर है, इसमें सोइल का नाम लिख लिया, ये रीजन है। तो आप तो सही से पढ़ लेना, ये सोइल का नाम नहीं है सारे, ये दो ऊपर सोइल के नाम है, नीचे रीजन है, लेकिन ये इसके रीजन नहीं है, वो उनके रीजन है। कंफ्यूज नहीं हो रहे, समझ में आ गया ना, हैं? हाँ, सोइल लिखा हुआ है तो पता चल जाए, लेकिन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि ब्लूइश ग्रे रंग की सोइल होती है। ये सोइल किसकी वजह से होती है, तो जो पुअरली ड्रेन्ड सोइल होगी, जिनका ड्रेनेज अच्छे से नहीं होगा, उनकी जो रंग कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लूइश ग्रे होगा। एक होती है ब्लैक कलर की सोइल, ओके।
ब्लूइश ग्रे होगी पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, एंड 6 नंबर पे ब्लैक। ब्लैक कलर दो सॉइल का होता है, एक आपकी ऑर्गेनिक सॉइल देखी हुई है, ऑर्गेनिक सॉइल देखी हुई है, हाँ देखी, इंडिया में था ही नहीं, इंडिया में था ही नहीं, कौन से फॉरेस्ट में देख ली, ऑर्गेनिक सॉइल कहीं नहीं है। ऑर्गेनिक सॉइल की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि उस सॉइल में 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और ऐसी इंडिया में कोई सॉइल नहीं। आपको पता है ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है, डेफिनेशन लिखवा रखी है, लिखो ये मोर देन 20% वाली सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है, और लेस देन 20% वाली मिनरल। ब्लैक, ब्लैक कलर की ऑर्गेनिक सॉइल इंडिया में नहीं है। और ऑर्गेनिक सॉइल का जो ब्लैक कलर होता है वो होता है ह्यूमस की वजह से। किसकी वजह से होता है, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। सेकेंड है आपकी ब्लैक कलर की सॉइल ब्लैक सॉइल, जिसको अपन कॉटन सॉइल बोलते हैं, वर्टिसॉल में आती है। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये आपने देखी होगी, और ये ब्लैक सॉइल जो होती है ब्लैक कलर की होती है एक मिनरल की वजह से, और इसका मिनरल कौन सा है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस, ये लिख लीजिए। अच्छा, जेनेटिक के क्वेश्चन हार्ड लगे आप सोइल के, दोनों के? सोइल आपका बेड़ा पार भी करा सकती है और बेड़ा गर्क भी, इसके पास दोनों कैपेसिटी है, ठीक है। ऑर्गेनिक सोइल का पीएच हमेशा एसिडिक रहेगा, लेस देन 6। लिख दिया? अच्छा, एक बात और देखी तुमने, जैसे ही अपन व्हाइट से ब्लैक की तरफ आ रहे हैं, सोइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा सोइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा सोइल की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। देखो वैल्यू 0 से 10 की तरफ आ रहा है, डार्क से लाइट हो रही है ना कलर, जैसे जैसे वैल्यू का जो वैल्यू है, वैल्यू का वैल्यू वो बढ़ेगा, वैसे वैसे सोइल की प्रोडक्टिविटी क्या होगी। व्हाइट सोइल ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती, लेकिन ब्लैक सोइल बहुत प्रोडक्टिविटी होती है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा सोइल की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो लिख लीजिए, as darkness of soil increases, as darkness of soil increases, productivity of soil will also increase. pH of black soil more than 6.5, more than 7.5, सॉरी, हमेशा वो बेसिक नेचर की होगी, कभी भी एसिडिक नहीं हो सकती ब्लैक सॉइल। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पेरेंट मटेरियल बेसाल्ट है, फर्स्ट रीजन तो ये। और इसके लिए कंडीशन भी ज्यादा, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए ज्यादा कोई ह्यूमिड रीजन वाली सॉइल नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बेस कैटाइंस को लेके चला जाए। हमेशा कभी भी ये आप समझ लीजिए, कभी भी ब्लैक सॉइल एसिडिक नेचर की हो ही नहीं सकती। लेकिन लेटराइट एंड रेड सॉइल वो हमेशा एसिडिक सॉइल नेचर की होती है, हो सकती नहीं, होती है। एसिड एंड लेटराइट, एसिडिक, रेड एंड लेटराइट, और ब्लैक सॉइल ऑलवेज बेसिक नेचर। देख लिया? ओके, सॉइल कलर में तो इसके अलावा कुछ है नहीं।
आगे हेडिंग लगाइए सोइल एयर। 10 नंबर अपना प्रॉपर्टी है, 10 है 11, कौन सी प्रॉपर्टी है? 10 नंबर। सोइल ये कलर कितने नंबर पे था? 9 नंबर पे। 10 नंबर पे लिखिए सोइल एयर। एयर प्रेजेंट इन voids, एयर प्रेजेंट इन पोर्स इज नोन एज सोइल एयर। पर इसके लिए कोई डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं। सोइल एयर में अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सोइल एरेशन। इसमें अपन कुछ बातें और पढ़ लेते हैं। सोइल एरेशन, सोइल एयर नहीं पढ़ा है मैंने, पक्का नहीं पढ़ा है। सोइल एरेशन, सोइल एरेशन क्या होता है? एरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन सोइल एंड एटमॉस्फेयर। लाइक अपन सोइल की बात करें तो सोइल के अंदर क्या होती है? प्लांट की रूट्स होती है, माइक्रोब्स होते हैं, एंड माइक्रोब्स एंड प्लांट की रूट्स रेस्पिरेशन करते हैं, एंड ड्यू टू रेस्पिरेशन CO2 रिलीज होती है, CO2 लिबरेट होती है, एंड ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अपटेक होती है, ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट। जब ऑक्सीजन ले लेंगे CO2 लिबरेट हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज इन सोइल। बट as we compare the soil to atmosphere, in atmosphere the green plant survive। और green plant क्या करते हैं? green plant की लीव्स होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, एंड इन फोटोसिंथेसिस प्लांट अपटेक CO2 एंड लिबरेट ऑक्सीजन, and the concentration of oxygen is increase and CO2 will be decrease in atmosphere। And all this phenomena however the increase or enhancement of O2 in atmosphere and decrease of CO2 in decrease of increase of CO2 in soil। सोइल में CO2 इंक्रीज हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में O2 इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे O2 ज्यादा है तो O2 कहाँ नीचे, और यहाँ से CO2 क्या जाएगी, और ये एक्सचेंज होता रहता है, हमेशा चलता रहता है। एंड दिस एक्सचेंज इज नोन एज सोइल एरेशन। आई बात समझ में? तो जो CO2 ज्यादा हो गया है सोइल में और O2 ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, तो ये A2 फ्लो डिफ्यूजन और मास फ्लो नीचे की ओर आता है और ये CO2 बाहर की तरफ जाता है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये क्या होता है? सोइल एरेशन। तो एरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सोइल, एयर एंड एटमॉस्फेयर। लिख लीजिए। ओके, समझ में आया? पक्का ना? The exchange of gases between soil air and atmosphere is known as soil air, and exchange of O2 and CO2 between air and soil is known as soil aeration। एटमॉस्फेयर और एयर के बीच, सोइल एयर के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, भले O2 CO2 का हो, भले और अदर गैसेस का हो, लेकिन एक्सचेंज होना चाहिए। कुछ गैसेस अंदर आनी चाहिए, कुछ गैसेस, इसको क्या बोलते हैं? सोइल एरेशन। एक वर्ड आता है सोइल एयर कैपेसिटी। ये क्या होता है? सोइल एयर कैपेसिटी का मीन है कि सोइल के अंदर कौन से पोर्स में
एयर रहनी चाहिए, होती है, और ये अब मैक्रोपोर्स के अंदर होती है तो पता है, लेकिन अपन कैसे पता चलेगा कि मैक्रोपोर्स के अंदर किस टेंशन पर हमें हमेशा अपनी एयर ही प्रेजेंट रहती है? तो इसको डिफाइन किया था कोहन के, डिफाइंड बाय कोहन के इन 1968। कोहन के ने इसको सोइल एयर कैपेसिटी को डिफाइन किया। क्या नाम था? कोहन के। कौन के? कोई नहीं के, समझ रहे हो? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा, कौन कहेगा? कौन के? कौन सी ईयर में? किसको डिफाइन किया? सोइल एयर कैपेसिटी। उसने बताया कि यदि अपन किसी सोइल को 50 मिली बार टेंशन पे रखे, किस टेंशन पर? 50 मिली बार टेंशन पर। तो 50 मिली बार टेंशन पर जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो तो वाटर से फिल होते हैं, और जो मैक्रोपोर होते हैं वो खाली रहते हैं, उनमें कुछ नहीं होता, और जहां खाली रहेंगे वहां क्या भर जाएगी? और जो 50 मिली बार पर जिन जिन पोर में एयर फिल होती है वो सोइल की क्या कहलाती है? सोइल एयर कैपेसिटी। कितने बार पर? कौन से पोर में? एंड मैक्रोपोर इज आल्सो नोन एज नॉन कैपिलरी pores, and the size of non-capillary pore is more than 0.06 mm। ये सब बातें इस भैया ने बताई थी। कौन के? किसने बताई? ये मैंने पढ़ा दिया ना, 0.06 से बड़े मैक्रोपोर होते हैं, मैक्रोपोर को नॉन कैपिलरी पोर बोलते हैं, एंड मैक्रोपोर के अंदर ही क्या रहती है? एयर रहती है। तो लिखिए सोइल एयर कैपेसिटी। अरे एएफओ के लिए तो ये ज्यादा है प्रिंस वाले सर। अरे भैया एएफओ के लिए तो ये ज्यादा है भाई, जितना सफिशिएंसी लेवल से भी अप है। एएफओ में इतना नहीं पूछा जाता। एएफओ में आपने यदि इसका कोर्स, अच्छा मैं और बताता हूँ, ये जो फेज है ना आपकी लाइफ का, ये वाला मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, इसमें आप जितना पढ़ लिए और पीजी पढ़ लिए, इसका मतलब आप गंगा नहा लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये होता है आपका एक्सट्रीम लेवल तो पढ़ाई का, और आपका अब जो पढ़ देंगे ना पीजी की जो बच्चे तैयारी, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट से बाउंड रह जाते हैं, लाइक मी। मैं अब सोइल्स में बाउंड हो गया हूं, लेकिन आप लोग है ना, आप मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इतना अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप कोचिंग ले रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट पूरा 4 साल या रिवीजन कर लेंगे आप इस बोर्ड पे, तो इसका मतलब आप सब कुछ पढ़ लिए। अब ये आपने सीरियसली पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का टीए का एग्जाम, सुपरवाइजर का एग्जाम, फार्म मैनेजर का एग्जाम आता है वो एग्जाम, यहाँ का सुपरवाइजर, यहाँ का एओ, यहाँ का डबल एओ, इवन आप सेंट्रल लेवल के जितने एग्जाम आते हैं लाइक एएफओ, ये जो एफसीआई का एग्जाम आता है, ये सारे एग्जाम आप कर सकते हैं कंप्लीट। क्यों? क्योंकि आप सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बस शर्त है, आपको एक ही शर्त है आपके साथ कि आप सीरियसली सब सारे सब्जेक्ट को पढ़े, कुछ भी छोड़े नहीं। थोड़ा बहुत फिशरीज और इंजीनियरिंग भी अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन 2 से 8 टपक जाते हैं और वो अपना सिलेक्शन रोक सकते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, ये वाले थोड़े सब्जेक्ट पढ़ लो, आपका सारा कवर है। आप वर्ल्ड मतलब इंडिया लेवल का कोई सा भी एग्जाम, वर्ल्ड लेवल तो ज्यादा होता है, इंडिया लेवल का क्या होता है, जब इमोशन थोड़ा आ जाता है ना ज्यादा, तो अपन वर्ल्ड पे चले जाते हैं। तो आप इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप देखो एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। सीयूटी पीजी आप नहीं फाइट कर पाते, उसका दिक्कत ये है कि सीयूटी पीजी का पैटर्न अलग आता यही है, लेकिन पैटर्न आता है असेसन रीजनिंग वाला, और उसके अपन को हैबिट नहीं होती, और इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है। बाकी सारा कर लोगे तो ओके। ये प्रिंस वाले सर अपना नाम भी बता यार, ठीक है? अपन एयर कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, तो लिखिए एयर कैपेसिटी क्या होती है? सोइल एयर कैपेसिटी इज द amount of air present in soil amount of air presented in soil at 50 millibar tension। 50 मिलीबार टेंशन, और 50 मिलीबार पे कौन से पोर एयर से फिल होंगे?
ये एयर से फिल होते हैं और इनका साइज कितना होता है, मोर देन 0.06 ml, लिख लीजिए। ये कितना लिखा हुआ है, एसओ 50 है ना, 50 है वो, ठीक है। हाँ, एसओ मत लिख लेना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एफओ को बोलते हैं। लिख दिया। अब लिखिए कंपोजिशन ऑफ सोइल एयर। कौन के, डिफाइंड बाय कोहन के 1968। डिफाइंड बाय कोहन के 1960। अब लिखिए कंपोजिशन ऑफ सोइल एयर। सोइल एयर का कंपोजिशन क्या होगा, अच्छा क्या होगा सोइल एयर का कंपोजिशन, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा एटमॉस्फेरिक एयर का। एंड एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है एंड CO2 होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78.06 समथिंग आपकी कुछ नाइट्रोजन होगी, 78 से 79% तक। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.9% आपकी ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में। ऑर्गन की बात करें तो 0.93% आपकी ऑर्गन गैस है, इनर्ट गैस है। बहुत बार इसको नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस है, रिएक्टिव नहीं है ज्यादा। नाइट्रोजन इनर्ट नहीं है लेकिन नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी कोई काम नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है। बहुत ज्यादा जब लाइटनिंग होगी ना, बिजली चमकेगी, तब जाके कुछ जो है नाइट्रोजन टूट के वाटर के साथ घुल जाएगा और अपने धरती पे आएगा, बाकी पड़ा रहता है। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, ऑर्गन आपकी नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट गैस बोलते हैं। और इनर्ट गैस कौन कौन सी है, आवर्त का 18वां कॉलम है, पीरियोडिक टेबल का 18वां कॉलम। नहीं नहीं पता कौन कौन सा है, हीना, नीलम और करीना, एक्सन की रानियां नहीं है। ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या है, हाँ इनर्ट गैसेज है। ये 18 कॉलम नहीं पढ़ा था आपने 10th 12th में, हीना, नीलम और करीना, एक्सन की रानियां, बॉलीवुड की रानियां, हॉलीवुड की रानियां, ये सारी रानियों के नाम याद रखना, ठीक है। ये सारे इनर्ट गैसेज है, ये थोड़ा आसपास का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस, आ सकता है सोइल में, तो आप क्या लिखेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनिक इनर्ट गैस है। और CO2 का जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में वो होता है 0.03%। लेकिन बात करें अपन सोइल की, तो सोइल एयर में भी नाइट्रोजन लगभग उतना ही होता है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो थोड़ा सा कम होता है 20.6% या 3%, थोड़ा कम हो जाता है। ऑर्गन भी लगभग इतना ही होता है 0.93%। लेकिन CO2 की बात करें तो CO2 8 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है 0.25%। लेकिन बहुत बार 0.3% भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। ये लगभग 8 to 10 टाइम्स एटमॉस्फेयर के कंपेयर में बढ़ जाता है। लेकिन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। लिख लीजिए।
ठीक है। अच्छा, नोट्स अच्छे बन रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं वापस? कि हफ्ते भर तो अब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद वापस पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है? कहीं दिक्कत आए तो बताना। ये टीचर का डिफॉल्ट होता है, आपका नहीं है। यदि आपको नोट्स आपके बनाए हुए वापस समझ में नहीं आ रहे हफ्ते भर या महीने भर बाद, क्योंकि कोर्स तो आपका हो जाएगा, मेरा महीने भर और चलेगा, या 1.5 महीने ज्यादा से ज्यादा 45 क्लास और लग जाएगी मान लीजिए, उसके बाद मैं तो चला जाऊंगा। फिर फिर आपको नोट्स आपके संगी साथी है, नोट्स ही है मेरा मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और फिर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कहाँ मिलूंगा? हाँ हाँ, ऑनलाइन क्लास तो फिर डाउट तो डाउट रह जाएगा ना, इसलिए नोट्स अभी पढ़िए, डाउट अभी लेके आइए अपने माइंड में, और नोट्स देखिए कि नोट्स समझा पाने में सक्षम है कि नहीं है। टीचर का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नोट्स, तो यदि मेरे अब्सेंस में यदि आपको नोट्स समझा रहे हैं मेरी बातें, तो मतलब ठीक है, सफिशिएंट लेवल में आपको पढ़ समझ में आ रहा है, और नहीं समझा पा रहे हैं इसका मतलब नोट्स फर्जी है, कुछ नहीं, सर्दी आ रही बढ़िया जलाना, धूप करना बढ़िया, समझ रहे हो? आ रहे नोट समझ में? एक होता है, देखो नॉलेज बहुत होता है, लेकिन एक होता है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो पीजी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज खूब है, मुझे पता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मुझे नहीं पता। तो वो कब पता चलेगा? तो दो तरीके, एक तो मैं टेस्ट की आपकी मार्कशीट देखूं रेगुलर, और एक आप खुद बताओ कि हाँ सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था तो ठीक लग रहा है और ये सही है। तो आप 2-3 और गाइड बुक से, या फिर 2-3 अपने दोस्त होंगे कहीं और कोचिंग कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनके पास नए क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे टीचर का डिफॉल्ट है, और टीचर ऐसा डिफॉल्ट वाला है तो निकालो उसको, निकाल सकते हो। नहीं, निकाल के बताओ। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं CO2 कंसंट्रेशन इन सोइल is 8 to 10 times more than एटमोस्फियर। जो CO2 की कंसेंट्रेशन है सोइल में, वो 8 से 10 गुना, 8 से 10 टाइम ज्यादा होती है सोइल एयर में एटमोस्फियर के कंपेयर में। और ऐसा क्यों है? तो उसके कुछ रीजन है। बिकॉज फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट है रेस्पायरेशन ऑफ सोइल। सोइल रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं? प्लांट और माइक्रोब्स का रेस्पायरेशन। और इसकी वजह से किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? CO2 की। प्लांट एंड माइक्रोब्स क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन। सेकंड क्या हो सकता है रीजन? ऑर्गेनिक वेस्टेजेस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उनका डिकम्पोजिशन और रेस्पायरेशन ऑफ सोइल, इन दोनों से किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? CO2 की। लिख लीजिए, जिप्सम, सोडिक सोइल। अरे एल्कली सोइल को सोडिक सोइल बोलते हैं। तो CO2 concentration in soil is more than, is 8 to 10 times more than atmosphere CO2 concentration। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगी सोइल में? कम होगी कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। लिख दिया?
ये गैसेस का क्या इफेक्ट होता है प्लांट हेल्थ पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गैस का कंसंट्रेशन और यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ प्लांट हेल्थ। क्या लिख रखा हूँ? प्लांट हेल्थ। क्या इफेक्ट आता है गैसेस का प्लांट हेल्थ पर? तो इफ 20% है ऑक्सीजन, अच्छा मैं सोइल एयर में गैसेस बता रहा हूँ, ठीक है, 20% है तो ऑप्टिमम ग्रोथ होती है किसकी? प्लांट। इफ लेस देन 10% ऑक्सीजन हो गई तो ग्रोथ सीज हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगी ग्रोथ पे, अब ग्रोथ नहीं हो सकती। और यदि लेस देन 5% ऑक्सीजन हो गया प्लांट मर जाएगा। ओके, लिख लीजिए। इसका मतलब कितना परसेंट होना चाहिए? 10 to 20% तो होना ही चाहिए। क्या? ऑक्सीजन। प्लांट हेल्थ, प्लांट हेल्थ। अरे यार मेरी राइटिंग कौन सुधारेगा? तो एक ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 10 to 20% ऑक्सीजन होना चाहिए अपना सोइल के अंदर। ओके, सोइल, सोइल में, सोइल में, एटमोस्फेयर बात नहीं कर रहे हैं अपन, एग्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, ना मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपन सोइल एयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो तो मैंने ये बात तो इसलिए लिखवाई थी ताकि कंपेयर कर पाओ आप लोग, बाकी वो अपना काम का, अरे है इसलिए लिखवाया है, पढ़ना है, ठीक है। भले कहीं पढ़ो, एग्रोनॉमी में क्वेश्चन आएंगे लेकिन यहाँ भी पढ़ना है। अब हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म ऑफ सोइल एरेशन। सॉइल एरेशन की मैकेनिज्म कौन कौन सी है? Two processes are responsible for soil aeration, namely mass flow and diffusion। मास फ्लो एंड डिफ्यूजन, ये अपन समझ लेते हैं, आज लिख पाएंगे कल। समझ में आ रहा है? अच्छा, लाइब्रेरी कौन सी ज्वाइन कर रखी है? कहाँ पे है? कौन सा नगर? कहाँ पे है? पुलिया उतरते किस तरफ है, सूरज पोल की तरफ या इधर रेती ठोकर चौराहे की तरफ? तो अच्छा 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 अच्छा, ये जेएमबी अपना ये रेस्टोरेंट है ना, कौन सा है थाली वाला? पदम थाल। हाँ हाँ, पदम थाल वही है, उसके पास श्रीनाथ लाइब्रेरी है, चलाते हैं। अच्छा, वो कितनी फीस ले रहा है?
पर मंथ, एसी है। लिख लिया, फिर मैं उतना दूर क्यों जाऊं बिना एसी के। अच्छा कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी तो है ना, मैं वहां बुक छोड़ के आऊं, पता नहीं दूसरे दिन कोई और लेके जाए, और मैं ढूंढता रहूं वहां बुक है। इधर हो कोई तो बताना यार, इस साइड बोरा गणेश जी के साइड। लिख लिया, ये अपन समझ लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। पर्सनल बात है, अभी बच्चे बोलेंगे सर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, हमें क्या। अब अपन समझ लेते हैं मास फ्लो क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। यहां अपन टोटल गैसेस की बात करें और यहां अपन टोटल गैसेस की बात करें। टोटल गैसेस का मूवमेंट बाहर की तरफ, टोटल गैसेस का मूवमेंट अंदर की तरफ। इसका मतलब टोटल गैस प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर पर यदि एक्सचेंज डिपेंड कर रहा है तो वो मास फ्लो है। वो क्या है, यहां ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं है। मान लीजिए यहां गैसेस ज्यादा हो गई और यहां गैसेस कम हो गई, तो टोटल गैस का मूव बाहर की तरफ और टोटल गैस अंदर की तरफ आ रही है। ऑक्सीजन CO2 से मतलब नहीं है, तो वो तो है मास फ्लो। वो तो क्या है, पर्टिकुलर एक एयर की बात करें, मान लो ऑक्सीजन बाहर ज्यादा हो गई और CO2 कम हो गई, और यहां पे CO2 ज्यादा हो गई और ऑक्सीजन कम हो गई, तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगी और CO2 अंदर से, क्योंकि हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, तो हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर जाएंगे। तो यहां मान लो वेपर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये अंदर की तरफ आना चाहिए और अंदर वाली बाहर। तो ये तो अपना क्या हो गया, मास फ्लो। और ये वाला डिफ्यूजन, पर्टिकुलर एक गैस मूव कर रही है और दूसरी गैस अंदर से बाहर जा रही है, ये तो आपका डिफ्यूजन। और टोटल गैस या टोटल वेपर प्रेशर का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या है, मास फ्लो। तो मास फ्लो में पर्टिकुलर गैसेस की बात नहीं होती, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होती है, पर्टिकुलर गैसेस। ये अपन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ठीक है, समझ में आ रहा है।